वरिहन्ताडं णमो सिद्धाडमणमो आयरीयाडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्वसाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए, अपन जो विषय देख रहे थे पेज नंबर 155, गद्यांश नंबर 376। यदि एवं तदेव तावत् उच्यताम नरकाणाम आयुः परिणाम इत्यतः आह। यदि ऐसा है तो अब नरक की जो उत्कृष्ट आयु है उनका वर्णन कीजिए। ये विषय हो गया था क्या? नहीं हुआ। ये लाइन होगी जी, ये श्लोक पढ़ लिया था। ठीक है। तेष्वेक त्रिशप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। नरकों में पहले नरक में जो स्थिति है, एक सागर, दूसरे में 3 सागर, तीसरे में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, पांचवे में 17 सागर, छठवें में 22 सागर और सातवें में 33 सागर। ये उत्कृष्ट स्थिति, परा मतलब उत्कृष्ट, स्थिति मतलब आयु नारकी जीवों की होती है। ठीक है। अब देखते हैं आगे वृत्ति में। यथाक्रमम इति अनुवर्तते, इसको यथाक्रम से अनुवर्तन कर लेना चाहिए, क्रम से लगा लेना चाहिए। तेसु नरकेसु भूमिक्रमेण यथा संख्यम एकादयः। तेसु नरकेसु, उन नरकों में, भूमिक्रमेण भूमि के क्रम से, भूमि रत्न प्रभा शर्करा प्रभा आदि क्रम से, यथा संख्यम एक आदयः, यथा संख्या के अनुसार एक आदि को जोड़ लेना चाहिए। मतलब रत्न प्रभा में 1 सागर, फिर शर्करा प्रभा में 3 सागर, ऐसे स्थितयः अभिसंबंध्यते, इस प्रकार से स्थिति का संबंध कर लेना चाहिए। बतला रहे हैं, रत्न प्रभायाम उत्कृष्टा स्थिति एक सागरोपमा। रत्न प्रभा जो है उसके अंदर 1 सागर की उत्कृष्ट स्थिति होती है। शर्करा प्रभायाम त्रिसागरोपमा, शर्करा प्रभा के अंदर 3 सागर की स्थिति उत्कृष्ट। बालुका प्रभायाम सप्त सागरोपमा, पंक प्रभायाम 10 सागरोपमा, धूम प्रभायाम सप्तदश सागरोपमा, तम प्रभायाम द्वाविंशति मतलब 22 सागरोपमा और महातम प्रभायाम त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा मतलब 33 सागर प्रमाण होती है। इति मतलब ऐसा। ठीक है। परा नाम उत्कृष्टा इत्यर्थः। परा शब्द का अर्थ क्या है? उत्कृष्ट। ये उत्कृष्ट स्थिति होती है, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। सत्वानाम इति वचनम भूमि निर्वृत्त्यर्थम। सत्वानाम जो शब्द दे दिया इन्होंने कि सत्वानाम परा स्थिति, सत्वों की मतलब जीवों की उत्कृष्ट आयु होती है, ना कि पृथ्वियों की। ऐसा नहीं समझना कि रत्न प्रभा पृथ्वी का उत्कृष्ट काल एक सागर है। ठीक है, पृथ्वी का नहीं है। सत्वानाम मतलब उस पृथ्वी में रहने वाले जो त्रैंश हैं, वो जो जीव है नारकी, उनकी। इति वचनम भूमि निर्वृत्त्यर्थम, ये भूमि की निर्वृत्ति के लिए है। भूमिसु सत्वानाम इयम स्थिति ना भूमि नाम इति। भूमि में जो स्थित, भूमि में जो जीव हैं उन जीवों की होती है, ना भूमि नाम इति, भूमियों की यह स्थिति नहीं होती। आगे कह रहे हैं उक्ताः सप्तभूमि। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे, यहां कोई दिक्कत तो नहीं है, सरल है विषय। जहां आपको लगे कि कठिन लग रहा है वहां पूछ सकते हैं।
उक्तः सप्तभूमिं विस्तीर्णः अधोलोकः। इदानीं त्र्यग्लोकः वक्तव्यः। कथं पुनः त्र्यग्लोकः? यतो असंख्येय स्वयंभूरमण पर्यन्तः त्र्यक् प्रचय विशेषेण अवस्थितः द्वीप समुद्राः ततः त्र्यग्लोकः इति के पुनः त्र्यग् व्यवस्थिता इति यतः आह। कह रहे उक्त सप्त भूमि विस्तीर्ण, कह दिया है 7 भूमियों का विस्तार। अधोलोक, अधोलोक में जो 7 भूमियां हैं उनका विस्तार तो कह दिया है। इदानीम त्र्यक लोक वक्तव्या, अब त्र्यंच लोक का वर्णन करना चाहिए। त्र्यक मतलब होते तिरछे। हमने आपको बताया भी था त्र्यक मतलब क्या होते हैं, तिरछे। तो त्र्यक लोक मतलब मध्य लोक को त्र्यक लोक कहा जाता है, क्योंकि जिसका विस्तार ऐसे में है वो त्र्यक लोक कहलाते हैं। ठीक है, इसी त्र्यक शब्द से त्र्यंच बना है। त्र्यक शब्द से क्या बना है? त्र्यंच। त्र्यंच क्यों बना है? जो आड़े चलते हैं वो त्र्यंच है, त्र्यक चलते हैं। आप देखो गाय चलेगी तो ऐसे चलेगी, गाय ऐसे थोड़ी चलती है। कुत्ता चलेगा, पशु चलेंगे, जितने भी हैं पक्षी हैं सब ऐसे चलते हैं। अपन ऐसे चलते हैं मनुष्य, वो कैसे चलते हैं? आड़े चलते हैं। ठीक है, त्र्यक रूप में चलते हैं, इसीलिए उनको त्र्यंच कहा जाता है। त्र्यंच शब्द त्र्यक शब्द से ही निकाला, जो आड़े चलते हैं वो त्र्यंच है। समझ में आया? जी। ठीक है। ये पेज नंबर बोल देंगे एक बारी? पेज नंबर 156, गद्यांश नंबर निकालिए 378, उसी में। ठीक है, ठीक है, जब शब्द से अर्थ मालूम चल जाता है, अपन को ये लगेगा आप त्र्यंच शब्द आप पढ़ोगे बार बार तो त्र्यंच से वही आएगा कि ये तिरछे चलते हैं। ठीक है, इसीलिए वो त्र्यक से त्र्यंच बना है। ठीक है, संस्कृत में बनता है त्र्यक, त्र्यचौ, त्र्यंचः, ऐसा रूप बनते हैं। त्र्यचः ऐसे कुछ रूप बनते हैं संस्कृत में। ठीक है, आगे कह रहे हैं कथम पुनः त्र्यक लोक, वह कैसा है त्र्यक लोक? यतः मतलब इस कारण से, असंख्येया असंख्यात, स्वयंभू रमण पर्यंताः स्वयंभू रमण पर्यंत, त्र्यक प्रचय विशेषण, त्र्यक रूप से जिसका प्रचय है, विस्तार है, समूह है, इसके विशेष के द्वारा अवस्थित अवस्थित हैं, द्वीप समुद्र द्वीप और समुद्र त्र्यक रूप से अवस्थित हैं। ततः त्र्यक लोक इति, उसे त्र्यंच लोक कहते हैं, उसे त्र्यक लोक कहते हैं। के पुनः त्र्यक व्यवस्थिता, वो त्र्यक लोक कैसा व्यवस्थित है? इति अतः आह, उसके लिए कह रहे हैं कि वो त्र्यंच लोक, जो त्र्यक लोक आपने कहा है वो कैसा व्यवस्थित है, तो उसके लिए सूत्र कह रहे हैं। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः, जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, लवण उद, लवणोद समुद्र का नाम हो जाएगा। उद मतलब होता है जल, उद मतलब क्या होता है? जल। लवणोद, लवणोदाह ऐसा शब्द बनेगा तो लवण समुद्र। ठीक है, तो जम्बू द्वीप और लवण समुद्र। ठीक है, उद शब्द आपने पढ़ा होगा, उदक पढ़ा, उदक चंदन तंडुल में, उदक से उद बना है। ये लवणोद शब्द जो बना है वो उद मतलब जल। ठीक है, उद आदय आदि मतलब जम्बूद्वीप और लवणोद समुद्र आदि। ठीक है, शुभ नामानो, शुभ नाम वाले, उनके नाम ऐसे नहीं है कि किसी का नाम तमहा, ऐसे निचले नाम नहीं है कि तम नाम का द्वीप है, ऐसे नाम उनके नहीं। जैसे तम नाम की पृथ्वी है, तम प्रभा, महातम प्रभा, ऐसे तम और महातम जैसे नाम उनके नहीं है। ठीक है, उनके नाम शुभ हैं, शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र, द्वीप और समुद्र हैं। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। ठीक है, जम्बू द्वीपादया द्वीपा, जम्बू द्वीप आदि जो हैं वो द्वीप है। और लवणोद आदय समुद्र, और लवणोद आदि नाम के जो हैं वो समुद्र हैं। यानी लोके शुभानी नामानी तन्नाम तन्नामनः ते, यानी मतलब जो लोके मतलब श्लोक में शुभ शुभानी नामानी, जितने भी शुभ नाम हैं श्लोक में, अच्छे नाम जो हैं वो
तन्नामा, उनके नाम हैं, लोक में जो शुभ कहे गए हैं वैसे नाम उनके हैं। तद यथा, वो इस प्रकार से हैं। अब देखो, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे द्वीपों के नाम नहीं भी जाने होंगे, वो यहां पर आ रहे हैं। देखो क्रम से, जम्बू द्वीपाह, द्वीपाह, जम्बू द्वीप नाम का एक द्वीप है। लवणोदाह समुद्राह, लवणोद नाम का समुद्र हुआ। फिर धातकी खंड द्वीपाह, घातकी बोलते हैं कुछ लोग, घातकी नहीं है वो, धातकी है। ठीक है, धातकी खंड द्वीपाह। फिर कालोदाह समुद्राह, कालोद नाम का समुद्र है। फिर पुष्करवरो द्वीपाह, फिर पुष्करवर समुद्राह। फिर वारुणीवर द्वीपाह, फिर वारुणीवर समुद्राह। क्षीरवर द्वीपाह, क्षीरवर समुद्राह। क्षीरवर समुद्र कौन से नंबर पे आ गया, गिनो, कौन से नंबर का आ गया? क्षीरवर समुद्र, समुद्र का क्रम जानना। हाँ, चौथा भैया जी, चौथा। पांचवें नंबर का समुद्र है। 5वें नंबर का। ठीक है, 5 भैया जी, 5। हाँ जी, पांचवें नंबर का समुद्र है। पांच अभी। हाँ जी, अब देखें, सुने इसमें, ये पांचवें नंबर का है, यही नाम है क्षीर सागर। आप प्रतिदिन पूजन करते क्या बोलते? क्षीरोदधि को ज्वल जल ले, सिर जिन वर पद पूजन जाय। ठीक है, यही है क्षीरोदधि जो अपन बोलते हैं बार बार। ठीक है, भक्तामर में भी पढ़ते हैं, काल कालोदधि का कारा पानी पीना चाहे कौन पमान। जिसने क्षीरोदधि का पानी पी लिया हो वो कालोदधि का क्या पिएगा? कालोदधि भी नाम आया, देखो दूसरे नंबर का होगा, है कालोदधि का खारा पानी पीना चाहे कौन पमान। ठीक है, पढ़ा मुझे है। लवण पत्ते का भी खा रहा है भैया जी फिर। लवण समुद्र का भी है, वो तो है, लेकिन यहाँ जो शब्द आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि ये इस प्रयोग में आए हैं। ठीक है, भक्तामर के अंदर कालोदधि आया। ठीक है, और क्षीर सागर यही पांचवें नंबर का समुद्र है। इसी यहीं से जन्माभिषेक का जल आता है भगवान के। भगवान का जो अभिषेक होता है सुमेरु पर्वत पर, इस पांचवें नंबर समुद्र से जल आता है। इसी क्षीर सागर के जल से भगवान का जन्माभिषेक होता है। ठीक है, तो जहां भी क्षीरोदधि आए, क्षीर सागर आए, वो पांचवें नंबर का समुद्र का है वाचक है। ठीक है, फिर आते हैं क्षीर सागर के बाद घृतवर द्वीपा, घृतवर समुद्राः, इक्षुवर द्वीपाः, इक्षुवर समुद्राः, नंदीश्वर द्वीपाः, नंदीश्वर समुद्राः। अब नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का द्वीप हो गया? आठवें नंबर का। आठवां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भौन बावन प्रतिमा नमो सुखकरम। नंदीश्वर द्वीप कहां पर है? आठवें नंबर का द्वीप है। ठीक है, और नंदीश्वर समुद्र द्वीप के बाद समुद्र। फिर अरुणवर द्वीपाः, अरुणवर समुद्राः, इति एवं असंख्येय द्वीप समुद्राः। यहां पर 9 नाम आए हैं। ठीक है, कितने नाम आ चुके? 9। 9। 9 द्वीप और समुद्रों के आए हैं, और एक अंतिम वाला आया, स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र। अंतिम द्वीप और समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, और अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। ठीक है, हाँ नीरू जी। भैया जी, ये 378 में आया ना प्रत्यय, प्रत्यय विशेष, ये क्या है भैया जी प्रत्यय? प्रत्यय मतलब समूह, अच्छा, है ना। ठीक है। चलिए, इति एवं असंख्येयः द्वीप समुद्रः स्वयंभू रमण पर्यंतः वेदितव्या। इसी प्रकार से असंख्यात द्वीप समुद्र हैं जो स्वयंभू रमण समुद्र तक स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत जानना चाहिए। ठीक है, अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, और अंतिम समुद्र का नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। ठीक है, अब देखो, अमीसाम विस्कंभ सन्निवेश संस्थान विशेष प्रतिपत्त्यर्थम आह। अमीशाम मतलब अब इन द्वीप समुद्रों के, विस्कंभ मतलब विस्तार बतलाइए, सन्निवेश मतलब इनकी रचना बतलाइए, संस्थान मतलब इनकी आकृति बतलाइए।
इसकी प्रतिपत्ति के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। द्विर्द्विर्विस्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयः कृतयाः। द्विर्द्विर्विस्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयः कृतयाः। द्विर्द्विर्विस्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयः कृतयाः। कह रहे हैं द्विर्द्विर द्विहि द्विहि विस्कम्भाः। द्विहि द्विहि मतलब दुगना दुगना विस्तार है। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों और अपने से पहले पहले वाले को परिक्षेपण किए हुए हैं, घेरे हुए हैं। कैसे हैं? वलय आकृतः, वलय की आकृति वाले हैं। वलय मतलब होती है चूड़ी। वलय मतलब क्या होती है? चूड़ी। चूड़ी की आकृति के, गोल नहीं। चूड़ी की आकृति अलग होती है, गोल अलग होता है। ठीक है, गोल में और चूड़ी की आकृति में अंतर है। वलय का मतलब होता है ऐसे वलय, वो एक से पूरा जुड़ा हुआ होता है, लेकिन बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वलय की आकृति के हैं, ना कि गोल आकृति के। समझ में आया? ठीक है। तो द्विहि द्विहि इति वीप्सायाम वृत्तिवचनम। वीप्साभ्या, नहीं नहीं, ये कैसे? ठीक है, वीप्साभ्याम नहीं निकलेगा। ठीक है, द्विहि द्वि इति वीप्सा अभ्यावृत्ति निकलेगा। ठीक है, अभ्यावृत्ति निकलेगा। अभ्यावृत्ति वचनम। द्विहि द्वि मतलब दुगना दुगना, इति वीप्सा, वीप्सा मतलब होता है दोबारा कहना, बार बार कहना। ठीक है, अभ्यावृत्ति वचनम, अभ्यावृत्ति मतलब दोबारा कहने का वचन है ऐसा द्वि द्वि। विस्कंभ द्विगुण द्विगुणत्व व्याप्यर्थम, विस्कंभ मतलब विस्तार, द्विगुणे पने को व्याप्त है ऐसा अर्थ लेना चाहिए। आद्यस्य जम्बूदीपस्य यो विस्कंभाः तद्विगुणो विस्कंभा लवण जलधि। आद्यस्य मतलब पहले, द्वीपस्य मतलब द्वीप का, यो विस्कंभा जो विस्तार है, तद्विगुण विस्कंभो उससे दुगना विस्तार, लवण जलधि, लवण जलधि मतलब लवण समुद्र का है। जम्बूद्वीप का विस्तार मान लीजिए 1 है, तो लवण समुद्र का विस्तार 2 होगा। ठीक है, तद्विगुण विस्कंभो द्वितीयः द्वीपः। अब जितना लवण समुद्र का विस्तार मान लीजिए 2 है, तो उससे आगे जो द्वीप आएगा उसका विस्तार 4 होगा। फिर उसके बाद जो समुद्र आएगा उसका विस्तार 8 होगा, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे बढ़ता दुगना दुगना होगा। द्वीप से दुगना समुद्र, समुद्र से दुगना द्वीप, द्वीप से दुगना समुद्र, समुद्र से दुगना द्वीप। समझ में आया? ऐसा विस्तार जानना। ठीक है, फिर द्विर द्विर विस्कंभो एसाम ते द्विर द्विर विस्कंभा, दुगना दुगना विस्तार है तो वह द्विर द्विर विस्कंभा कहलाता है। पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वचनम ग्राम नगर आदिवत, ग्राम नगर आदिवत विनिवेशः मा विज्ञायति इति। कह रहे हैं पूर्व पूर्व परिक्षेपणों जो वचन दिया है वो ग्राम नगर आदि वत विनिवेशः मा विज्ञायति, जैसे एक गांव फिर नगर फिर गांव फिर नगर, ऐसा नहीं जानना उसकी, ऐसा नहीं जानना। मा विज्ञायति ऐसा नहीं जानना, बल्कि वलयः कृतयः वचनम, वलय की आकृति का वचन है, चूड़ी की आकृति वाले हैं। चतुरस्र आदि संस्थानांतर निर्वृत्त्यर्थम, चतुरस्र मतलब 4 कोने वाले, ऐसा नहीं जानना कि 4 कोने वाला आकृति है उसकी। ठीक है, इस प्रकार की आकृति से निर्वृत्ति के लिए शब्द दिया है चतुरस्र संस्थान निर्वृत्त्यर्थम। चतुरस्र मतलब 4 कोनों वाले संस्थान की आकृति की निर्वृत्ति के वलय आकृति शब्द दिया है। ठीक है, आप लोगों ने सबने चित्र से पढ़ा हुआ है तत्वाल सूत्र, कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं के? अगर किन्हीं ने नहीं पढ़ा हो तो अपन संक्षिप्त में बना सकते हैं। भैया जी वो चूड़ी के आकार में गोल वाला ही बनेगा क्या? हाँ जी, गोल चूड़ी के आकार जैसा ही आकार रहेगा क्या? हाँ, गोल सारे द्वीप समुद्र चूड़ी के आकार के ही रहेंगे। अच्छा, जैसा आकार रहता है। हाँ जी, और इसमें ऐसे ही क्रम से, चाहे वो द्वीप हो चाहे समुद्र हो,
उनमें किसी में जैसे किसी में 4 है तो फिर वो 8 गुना, फिर 16 गुना, इस तरीके से उनमें बढ़ोतरी होती दिखाई देगी। हाँ, एक मिनट, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है क्या? शेयर किया गया जो हाँ दिख रहा है भैया जी। दिख रहा है दिख रहा है? जी। ठीक है, चलिए एक बार अपन बना लेते हैं। सही। आप लोग उस पर टच नहीं करें, क्योंकि शायद आप लोग अगर उस पर टच करते हैं तो चलो ठीक है, ध्यान से सुने। देखिए यहां पर जो अपन को जानना है, जो द्वीप बनेंगे, वलय की आकृति समझना, चूड़ी की आकृति, इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये बीच का हिस्सा खाली मानना। जैसे मान लीजिए अपन ने बनाई ये चूड़ी, इसको एक बार और थोड़ा अपन मोटा बना लेते हैं। ये जैसे ये आकृति है, अब ध्यान से सुने, ये द्वीप हो गया और यही समुद्र हो गया, ये बीच का नहीं समझना, ठीक है? तो द्वीप जैसे चूड़ी होती है, चूड़ी ऐसी होती है, बीच में अपन हाथ रहता है अपना, ठीक है? बीच में हाथ रहता है। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं। फिर बीच में क्या है भैया जी? द्वीप मतलब आप बीच में बताते हैं, अभी अगला अगला सूत्र आएगा, उसमें अपन समझेंगे, उससे अच्छा पूरा। ठीक ठीक है। जी ओके ओके। अत्राह मतलब सारे द्वीप और जो समुद्र हैं। यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, शायद आप लोग भी यहाँ पर वो कर सकते हैं राइटिंग। कोई राइटिंग ना करे इस पे। अब मुझे याद नहीं कहाँ से ये बंद होगा। चलिए देखें, अब आगे कह रहे हैं, अत्राह जम्बूद्वीपस्य प्रदेश संस्थान विस्कम्भाः वक्तव्याः तन्मूलत्वात् इतर विस्कम्भात्, एक मिनट, ये वक्तव्यः तन्मूलत्वात् इतर विस्कम्भ, कोई शब्द रह रहा है, यहां से संधि विच्छेद नहीं हो रहा है, विज्ञानस्य इति उच्यते। कह रहे हैं यहां पर आपने कहा है, अब जम्बूद्वीपस्य, जम्बूद्वीप के प्रदेश संस्थान विस्कम्भः, प्रदेश संस्थान की जो विस्तार है उसको कहना चाहिए। तन्मूलत्वात् क्योंकि वह मूल है, सभी द्वीप समुद्रों का मूल कौन है? वह सुमेरु पर्वत जो है, वो जम्बूद्वीप जो है सबका मूल है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि हाँ, तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः, तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः, तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मतलब उन असंख्यात द्वीप और समुद्रों के मध्य में, मेरु नाभिर, मेरु है नाभि जिसकी, क्या है? मेरु है नाभि जिसकी, ठीक है? फिर योजन सत्सहस्र, वह कितना है? योजन मतलब योजन, सत सहस्र 100,000 योजन, 100,000 मतलब 1,00,000, 100,000 मतलब क्या होगा? 1,00,000 विस्कम्भा मतलब विस्तार वाला है, 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। कोई भी स्क्रीन को टच नहीं करें। वो बोर्ड एक बार क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि फिर आपकी फोटो ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो आप बता सकते हैं कहाँ आएगा। नहीं, एक्चुअली मेरे को आ रहा है बोर्ड कैन बी ओपन क्लोज्ड ओनली बाय द होस्ट, ऐसा कमांड आ रहा है भैया नेक्स्ट स्क्रीन चलाएंगे तब ये बोर्ड नहीं भैया। दिखेगा। ऊपर है ना, देखिए क्लोज है, राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे ना, दाईं हाथ की तरफ ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है।
अगर आप उसको क्रॉस करेंगे ना तो वो बंद हो जाएगा। हाँ और आगे भैया ऐसे चलाएंगे हो तो गया भी भैया। हट जाएगा? नहीं नहीं, तो ये तो आपको हट गया है, सबके लिए ही हट गया वो। हाँ सबके लिए हट गया ना। नहीं नहीं, मैं ये चाहता हूं कि और जैसे जो पार्टिसिपेट है वो उस पर कोई वो नहीं कर सके। नहीं वो वो चाह- शायद कॉमन जो है वो। बटन पे जाके आप ओनली होस्ट कैन एडिट वाला कर सकते हैं। एक बार देखते हैं, चलिए अपन। ठीक है। तन मध्य मेरु नाभिर, तन मध्य मतलब उनके मध्य में, मेरु है नाभि जिसकी, ध्यान से सुनेंगे। तन मध्य मेरु नाभिर, मेरु है नाभि जिसकी, नाभि मतलब बीच सेंटर। वृत्ता, अब ये वृत्त की आकृति का है। देखो हमने आपको बताया था कि इनमें कुछ अंतर है। जैसे मान लीजिए देखें, ये अपन ने जो बनाया, ये बनी है सेंटर में नाभि, मतलब मेरु पर्वत ये सेंटर का हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सेंटर में है। ओम। કરું હાઉ ટુ અવાજ આવે છે? ठीक है, चलिए ध्यान से सुने। तन मध्य, उनके मध्य में है मेरु नाभि जिसकी, मतलब बीच सेंटर पॉइंट है मेरु पर्वत। यहां पर एक पर्वत बना हुआ है, मेरु पर्वत। ठीक है। योजन सहस्र विष्कंभो, और इस जम्बूद्वीप का जो विस्तार है, इस पूरे जम्बूद्वीप का, यहां से चाहे अपन यहां तक विस्तार लें या यहां से यहां तक विस्तार लें, कहीं से कहीं तक पूरा विस्तार लेते हैं, तो ये जो विस्तार होगा, योजन 1,00,000 योजन विस्तार होगा। कितना है? 1,00,000 योजन। जम्बूद्वीप का विस्तार कितना हो जाएगा? 1,00,000 योजन विस्तार। समझ में आया? जम्बूद्वीप का वृत्त की आकृति, वृत्त मतलब होती है गोल, थाली की आकृति जैसा कहलाएगा ये। ठीक है, ये चूड़ी की आकृति का नहीं है तो गोल ये भी, लेकिन ये वृत्त की आकृति का है। इन्होंने इसमें वृत्त शब्द इसलिए डाला क्योंकि ये अंदर भरा हुआ है। और यदि अपन मान लीजिए चूड़ी की आकृति का बनाते हैं, वो कहते हैं कि मैं ध्यान से देखें, ये मान लीजिए ये जम्बूद्वीप हो गया, ये पूरा, ये तो भरा रहेगा, इसमें समुद्र वो द्वीप बनेंगे, पर्वत बनेंगे, लेकिन बाकी के जो द्वीप हैं, समुद्र हैं, जैसे ये हो गए, ये पूरा भरा रहेगा। उसके बाद जो समुद्र आएगा, ये लवण समुद्र है। ये जो लवण समुद्र है, ये लवण समुद्र कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तेसाम मध्य तन्मध्य, उन सभी असंख्यात द्वीप समुद्रों के जो मध्य में है, वो तन्मध्य कहलाएगा। केशाम, तो पूर्वोक्ता नाम द्वीप समुद्राणाम, पूर्वोक्त सभी द्वीप समुद्रों के। नाभि एवं नाभि, नाभि के समान जो होता है वह नाभि कहलाता है। नाभि मतलब बीच सेंटर। ठीक है। मेरु नाभिर यस्य सा मेरु नाभि, मेरु है नाभि जिसकी, वह मेरु नाभि कहलाता है। ठीक है। आगे कहा भैया वृत्य आदित्य मंडल। डाउट है भैया जी, एक डाउट है। हाँ जी। जैसे शुरू में जब जो 379 नंबर में आ गया कि जम्बूद्वीप है पहला, फिर लवणोद समुद्र है, धातकी खंड है, तो हाँ जी। उस समय फिर आपने बोला था कि सेंटर वाले में नहीं है द्वीप, मतलब सेंटर वाले को खाली छोड़ना है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें तो यही बोल दिया कि सेंटर में जम्बूद्वीप है। हाँ, गोल नहीं वाला। नहीं, पहले द्वीप ही बनेगा। देखो पहले द्वीप होगा, तो वो जो जम्बू द्वीप है वो बस वृत्त की आकृति का है, बाकी के सभी वलय की आकृति के हैं। अच्छा, बाकी वाले हाँ, की जम्बू द्वीप को कहेंगे थाली की आकृति का, थाली समझते हैं? हाँ जी। तो थाली की आकृति का है जम्बू द्वीप, और बाकी के सभी चूड़ी की आकृति के हैं। ठीक है। ठीक है। अब उन सबके मध्य में मेरु है नाभि जिसकी, जैसे अपने शरीर का सेंटर पॉइंट नाभि होता है, ऐसे ही पूरे द्वीप समुद्रों का सेंटर पॉइंट या जम्बू द्वीप का भी जो सेंटर पॉइंट है उन क्या है? सुमेरु पर्वत। ठीक है। ठीक है। ठीक है। वृत्त आदित्य मंडल उपमान, वृत्त का मतलब क्या है? आदित्य मंडल के समान, सूर्य, आदित्य मतलब होता है सूर्य,
सूर्य के मंडल के समान। सूर्य पूरे में आग रहती है, सूर्य में जो पीलापन रहता है, गोलपना रहता है, वो सब में रहता है कि चूड़ी की आकृति का रहता है? सूर्य में तो पूरे में रहता है, ठीक है। ऐसे सूर्य का प्रकाश चूड़ी की आकृति में होता है कि पूरे गोल रूप में होता है? पूरे गोल रूप में। ऐसे ही जम्बूद्वीप का जो विस्तार है पूरे गोल रूप में है, उसमें अंदर पूरी स्थिति है। शतानाम सहस्रम सतसहस्रम, और शतों मतलब 100 का 1000 गुणा करेंगे तो सतसहस्र कहलाएगा, मतलब 1,00,000 योजन। योजना नाम सतसहस्रम योजन सतसहस्रम, और योजन का 1,00,000 में गुणा करेंगे तो 1,00,000 योजन कहलाएगा वो, ठीक है। 1,00,000 योजन प्रमाण, समझ में आया? ये महायोजन लगाना, यहां क्या लगाना? सब द्वीप समुद्र आदि का जो विस्तार है ये महायोजनों से जाना जाएगा, ठीक है। महायोजन कितना होता है? महायोजन होता है 2000 कोस का एक महायोजन। 1 योजन 12 किलोमीटर है, हाँ और जी, महायोजन इंटू 1000 शायद होता होगा। 6000 किलोमीटर, 500 गुना। ठीक अच्छा, है। 5। हाँ, 6000 किलोमीटर। समझ में आया? तो 6000 किलोमीटर का एक महायोजन कहलाएगा। ऐसे 1,00,000 महायोजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। कितना है? 1,00,000 योजन विस्तार जिसका है वो जम्बूद्वीप है। 1,00,000 योजन या महायोजन? अभी आप भैया जी हाँ, वो महायोजन योजन बोल- ही कहने में आएगा, क्योंकि महायोजन शब्द आपको कहीं भी पढ़ने में नहीं मिलेगा। वो तो ये हमने बताया है। महायोजन का बता दीजिए। ओम, योजन और महायोजन सब जगह, योजन और महायोजन शब्द नहीं आते कि महायोजन शब्द आए, सब जगह योजन शब्द ही आएगा। मैंने बता दिया, यहाँ लघु योजन नहीं लगाना, यहाँ महायोजन लगाना। अच्छा, मतलब इंटू हमें और करना है 500 से, ऐसा? हाँ जी, ठीक है। जो लघु योजन है उसमें इंटू 500 करना है, ठीक है। ठीक है। मतलब आप तो सीधे लगाइए 6000 किलोमीटर का एक योजन, जिसे अपन महायोजन कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे वो जो होगा वो 1,00,000 महायोजन का एक जम्बूद्वीप होता है। हाँ नीना जी। हाँ भैया जी, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर एक एक शब्द का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है, तो ये योजन नहीं लगा के महायोजन लगाना है, इसका क्यों नहीं किया उन्होंने फिर? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना। तो महायोजन हम अपने आप से क्यों लगा रहे हैं इसमें, मतलब लगा नहीं रहे, मतलब इसमें क्यों नहीं किया उन्होंने फिर? ठीक है, देखिए जहां पर वर्णन आते हैं अन्यत्र और ग्रंथों में, अब मुझे इसका याद नहीं कि आगे वर्णन दिया कि नहीं दिया, शायद कहीं किया हो तो मुझे याद नहीं है ऐसा। तो अन्यत्र दिए गए हैं कि योजन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु योजन एक महायोजन। द्वीप समुद्र आदि का जो विस्तार मापा जाएगा वो महायोजन से मापा जाएगा, जीव जंतुओं का जो विस्तार नापा जाएगा वो लघु योजन से नापा जाएगा, ठीक है। जैसे भगवान के अभिषेक का कलश है, वो कहते 8 योजन वो गहरा, 4 योजन चौड़ा, 1 योजन मुख वाला, ये लघु योजन वाला है, ठीक है। अब देखिए जैसे जो एक चीज और बहुत अच्छा उदाहरण देते, जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है? बोलो। 1,00,000। 1,00,000 योजन। आप तो 1,00,000 योजन लगाइए, ठीक है। पर कितना ही विस्तार होता है ऐरावत हाथी का, 1,00,000 योजन का होता है हाथी। ऐरावत हाथी अगर अयोध्या में आएगा तो वो तो जम्बूद्वीप में ही नहीं आएगा, क्योंकि जम्बूद्वीप के बराबर तो वो है। तो हाथी का जो विस्तार है वो लघु योजन से मापा जाएगा। अच्छा, समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। ऐसे भैया जी यहाँ 6,000 इंटू 500 करो। 6,000 इंटू 500 नहीं करो, आप तो सीधे 6,000 किलोमीटर का एक महायोजन करिए, भैया ठीक है। भैया जी जो भगवान की काया वगैरह जैसे बाहुबली भगवान की, तो वो लघु योजन में आएगी है ना? सब लघु योजन में है, शरीर का माप लघु योजन से मापा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो भैया जी इसका मतलब ये हुआ कि किसी और ग्रंथ में महायोजन का ये स्पष्टीकरण होगा? हाँ है, सब में है। लघु योजन महायोजन का करणानुयोग के ग्रंथों में, गोमटसाल जीव कांड आदि में संख्या का जीव कांड जी में पढ़ा है भैया जी, है उसमें संख्या का वर्णन है वहां, ठीक है। फिर कह रहे हैं योजना नाम सतसहस्रम योजन सतसहस्रम,
योजन सत्सहस्रम विस्कंभो यस्य सोयम योजन सत्सहस्र विस्कंभो। मतलब ये सब यहाँ पर जो किए जा रहे हैं बहुब्रीहि समास के माध्यम से समझा रहे हैं कि योजन सत्सहस्र विस्तार है जिसका, सो वह योजन सत्सहस्र विस्कंभा कहलाएगा। को असौ वह कौन है, तो कहा जम्बूदीपाः, वह जम्बूदीप का विस्तार 1,00,000 महायोजन है। कथम जम्बूदीपाः, बोले जम्बूदीप कैसा, कैसे हुआ वो, उसको जम्बूदीप क्यों कह रहे हैं, तो कह रहे जम्बू वृक्ष उपलक्षित्वात्, जम्बू वृक्ष से वह उपलक्षित होता है, मतलब वहां पर एक जम्बू वृक्ष है जम्बूद्वीप के अंदर, तो जम्बू वृक्ष के कारण इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा। ठीक है। उत्तर कुरुनाम, वो कहां पर है, तो कह रहे उत्तर कुरुनाम मध्य जम्बू वृक्षो अनादि निधनो पृथ्वी परिणामो अकृत्रिमः सा परिवारः तद उपलक्षितः सोयम जम्बूद्वीपः। उत्तर कुरुनाम, उत्तर कुरु के मध्य में जम्बू वृक्षो, जम्बू वृक्ष है, अनादि निधनः, अनादि निधन रूप है, पृथ्वी परिणामो अकृत्रिमः, मतलब पृथ्वी कायक है और अकृत्रिम है। ठीक है, वो जम्बू वृक्ष पृथ्वी कायक है और अकृत्रिम है। सा परिवारः, सा परिवार मतलब उसके सहायक वृक्ष भी है। उपलक्षितः अयम जम्बूद्वीप, उसी के कारण इसका नाम जम्बूद्वीप हो गया। ठीक है, अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वो जम्बूद्वीप कैसा है, कहाँ है। उत्तर कुरु भी समझा देना भैया जी। हाँ जी, उत्तर कुरु समझा देते उसी में। ठीक है, आपको ये विस्तार दिख रहा है। जी भैया। ये है जम्बूद्वीप। देखें, ये है पूरा जम्बूद्वीप, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये दक्षिण भाग कहलाता है। ये है भरत क्षेत्र जहां अपन रहते हैं। ठीक है, ये है ऐरावत क्षेत्र, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये है ऐरावत क्षेत्र, ये ऐरावत क्षेत्र हो गया, ये भरत क्षेत्र हो गया, बीच में है ये विदेह क्षेत्र। ये क्या है, विदेह क्षेत्र। ठीक है, विदेह क्षेत्र में यहां पर बीच सेंटर में सुमेरु पर्वत है। क्या है, बीच सेंटर में सुमेरु पर्वत है, और उसी सुमेरु पर्वत के ये हो गए गजदंत पर्वत। कल कोई बात आ रही थी शायद गजदंत पर्वत की, ये इस आकृति के होते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, देखो ये हो गए 4 गजदंत पर्वत। ठीक है, 4 गजदंत पर्वत में ये सुमेरु हो गया। इसके इस हिस्से को कहते हैं उत्तर कुरु। इतने हिस्से को क्या कहते हैं, उत्तर कुरु। 2 गजदंत पर्वतों के बीच के हिस्से को कहते हैं उत्तर कुरु, और नीचे के जो हिस्से का, जो दोनों गजदंत पर्वत के बीच का हिस्सा है, इस क्षेत्र को कहते हैं देवकुरु। ठीक है, तो उत्तर कुरु के यहां पर, इस स्थान पर जम्बू नाम का वृक्ष है। समझ में आया, यहां पर जम्बू वृक्ष है, उत्तर कुरु नाम, उत्तर कुरु में। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। इस जम्बू वृक्ष पृथ्वी का है कि इसके कारण इसका नाम जम्बूद्वीप हो गया। ठीक है, चलिए। भैया जी आप एक बार पूरा मैप से समझा दीजिए, तो बार बार बोर्ड नहीं निकालना पड़ेगा आपको।
पूरा मैप से अगर आप लोग समझना चाहें तो एक बार हम पूरा समझा देंगे, फिर आगे। हाँ, तभी पूरा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अपन जम्बू द्वीप को ही पूरा समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, जम्बू द्वीप ये जो है पूरा 1 लाख योजन विस्तार वाला है। कितने विस्तार वाला है? 1 लाख योजन विस्तार वाला पूरा जम्बू द्वीप है। अब यहां पर देखें, जैसे अपन इसका विस्तार जो है चलिए देखें एक मिनट। जम्बू द्वीप ये हो गया अपना भरत क्षेत्र। ये क्या हो गया? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र के बाद ये हो जाएगा ऐरावत क्षेत्र, वो हेमवत, सॉरी, भरत हेमवत, ये हरि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये विधेय क्षेत्र, एक लाइन हटानी पड़ेगी थोड़ा सा। देखें, ये भरत क्षेत्र हो गया, ये हेमवत, ये हरि, ये विदेह है। ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? विदेह क्षेत्र। ठीक है, ये रम्यक, ये हैरण्यवत और ये ऐरावत। ठीक है, 7 क्षेत्र हो गए। क्षेत्र कितने हो गए अपने? 7। ठीक है, 7 क्षेत्र हैं। उसके बाद 6 पर्वत हैं। ये जो लाइन है इसको पर्वत ही समझिए आप। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन, ये 6 पर्वत हैं। इनको कुलाचल भी कहा जाता है। ठीक है, आपने बाहुबली भगवान की पूजन पढ़ी होगी, तो बाहुबली भगवान की पूजन में एक लाइन आती है, निषद नील कुलाचल मानो कंपत भय अचल ठहराए। नहीं, निषद नील अचलाधर मानो कंपत भय अचल ठहराए। ऐसा लग रहा है भरत और बाहुबली की लड़ाई हो रही है कि निषद नाम का पर्वत और नील नाम के पर्वत दोनों लड़ने तैयार हो गए हों, क्योंकि दोनों बाजुएं तो दम रखते थे दोनों, एक चक्रवर्ती थे, एक कामदेव थे। तो समझ में आया, ये 6 पर्वत हैं। अब 6 पर्वत में प्रत्येक, यहां देखें, ये पूरा जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हो गए, 6 पर्वत हो गए। ये हो गया अपना सुमेरु पर्वत बीच के अंदर, और ये हो गया गजदंत पर्वत। ठीक है, ये गजदंत पर्वत हो 4। अब देखिए, इनसे नदियां निकलती हैं कुछ। वो नदियां, गंगा, देखो इस पर्वत से, प्रत्येक पर्वत से नदियां निकलती हैं। तो इस पर्वत से, पहले वाले पर्वत से निकलेंगी 3 नदियां, और अंतिम वाले पर्वत से निकलेंगी 3 नदियां। बाकी के पर्वतों से निकलेंगी 2-2 नदियां। ठीक है, आप लोगों ने नदियों का विस्तार सुना होगा। गंगा, गंगा नदी ये निकली, ये सिंधु नदी। ठीक है, इसके बाद लवण समुद्र है, क्योंकि यहां पर क्या है? लवण समुद्र है गोलाकृति का। तो वो जो लवण समुद्र है, लवण समुद्र में मिलती हैं। ये गंगा सिंधु हो गई। फिर रोहित नाम की नदी निकलेगी यहां से, इस वाले पर्वत से पूर्व की तरफ जाएगी।
रोहितास्या निकलेगी नीचे से, वो इस तरफ जाएगी, ठीक है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता, सीता नदी निकलेगी यहां से, सीतोदा नदी निकलेगी यहां से, ठीक है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सीतोदा, नारी, सॉरी ये नारी ऊपर से निकलेगी, नरकांता, ठीक है। ये निकलेगी स्वर्णकूला, ये निकलेगी रूप्यकूला, ये निकलेगी रक्ता, और ये निकलेगी रक्तोदा, ठीक है। 14 नदियां, कितनी नदियां? 14 नदियां हैं। तो आप लोगों ने अभिषेक में सुना होगा कि गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर से, सुना है, ठीक है। तो वो गंगा नदी ये वाली है, वर्तमान में जो गंगा है वो नहीं है, ठीक है। ये जो है भरत क्षेत्र है अपना वाला, ये दक्षिण भाग कहलाता है। अब भरत क्षेत्र का विस्तार अपन बना लेते हैं। मान लीजिए ये भरत क्षेत्र है, इस भरत क्षेत्र से ये तो पर्वत हो गया पूरा, ये जो लाइन है, ठीक है, हिमबन नाम का पर्वत। इस हिमबन नाम के पर्वत से 2 नदियां निकल रही थी, एक गंगा निकल रही थी जो पूर्व की ओर जा रही थी, और एक सिंधु निकल रही थी जो पश्चिम की ओर जा रही थी। मतलब भरत क्षेत्र में 2 नदियां निकलती हैं। अब भरत क्षेत्र में एक द्वीप, वो पर्वत है जो बीच से निकलेगा, जिसे कहते हैं विजयाल्ध पर्वत। क्या कहते हैं? विजयाल्ध पर्वत, ठीक है। इससे भरत क्षेत्र के विस्तार हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको 6 खंड कहा जाता है, ठीक है। भरत क्षेत्र में 6 खंड हैं। 6 खंड क्यों बने? 2 नदियों के विस्तार से और एक पर्वत बीच में आने से 6 खंड हो गए। इस वाले खंड को, ये जो बनाया है, ये आर्य खंड कहलाता है, ठीक है, जहां ए बनाया है हमने, ये आर्य खंड है। बाकी के जो 3 हैं वो म्लेच्छ खंड है। वो जो बाकी के 5 हैं वो क्या है? म्लेच्छ खंड है। समझ में आया? एक आर्यखंड, 5 म्लेच्छ खंड। तीर्थंक अपनी जो पृथ्वी है, अपन जहां रहते हैं, वो सारी पृथ्वी यहीं पर है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना विस्तार है। और इसमें क्या आ रहा है, अभी पर्वतों के नाम आएंगे, हेमार्जुन तपनीय बैडू रजत हेमया, तो वो ये 6 पर्वत कह लेंगे, ये कुलाचल आदि जो अपन ने पढ़े थे, ठीक है। क्षेत्रों के नाम आएंगे तो ये क्षेत्र कहलाएंगे, 7 क्षेत्र, ठीक है। फिर इन पर्वतों के ऊपर ये जो पर्वत हैं, ये जो अपन ने पहला पर्वत पढ़ा था, ये जो पर्वत बन रहा है हिमवन नाम का पर्वत, ठीक है। हिमवन नाम का जो पर्वत है, वह हिमवन नाम का पर्वत कैसा है, तो उसको अपन देखते हैं कि हिमवन नाम का जो पर्वत है उस पर विस्तार है, उसके ऊपर तालाब बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये हिमवन नाम का पर्वत हुआ, इसकी चौड़ा, इसको अपन ने चौड़ा बना दिया, ये दीवार की तरह होता है। ये क्या हुआ? हिमवन नाम का पर्वत, ठीक है, ये पर्वत हो गया, दीवार की तरह है ये। अब इस पर्वत के बीचों बीच एक तालाब बना है, पद्म नाम का तालाब, ठीक है। इस तालाब के अंदर एक कमल है, ठीक है, समझ में आया? इस तालाब से ही नदियां निकलती हैं जो क्षेत्र में गिरती हैं। ये तालाब से 2 नदी निकल रही अपनी तरफ, एक गंगा नदी निकल रही तो ये भरत क्षेत्र में गिर रही है, सिंधु नदी निकल रही तो ये भरत क्षेत्र में गिर रही है। फिर एक रोहितास्या नदी निकलती है जो इस तरफ गिरती है, इस तरफ जाती है, वो ये वाली नदी जो है, ये वाली, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से अभी इन पर्वतों का वर्णन आएगा, इन पर जो कमल है उनका वर्णन आएगा, इन पर देवियां रहती हैं उनका वर्णन आएगा, वो अपन आगे देखेंगे। इतना विस्तार समझ में आ गया सभी को? ठीक है।
चलिए आज इतना ही, फिर अपन इसके बारे में कल आगे जो सूत्र आते जाएंगे उनको अपन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जम्बूद्वीप का पूरा विस्तार लगभग समझ में आ गया। ये आ गया भैया जी, रिवाइज हो गया तत्वार्थ सूची का। हाँ जी भैया जी म्लेच्छ खंड फिर ये अमेरिका वगैरह ये म्लेच्छ खंड में आते हैं क्या? नहीं, म्लेच्छ खंड में अमेरिका नहीं आता, पूरा विश्व ही आर्य खंड में है। अमेरिका भी है, क्योंकि अमेरिका में जैन नहीं रहते क्या? अमेरिका में भगवान नहीं है क्या? ऐसा नहीं समझना, पूरा विश्व भी जो है, पाकिस्तान भी अपने आर्य खंड में आता है। ठीक है, सब सारी दुनिया भी आर्य खंड में है। लेकिन भैया जी जब वर्णन आता है ना, जैसे अपन ये पढ़ते थे पुराण वगैरह ये पढ़ते हैं प्रथमा हाँ जी। लोग, तो उसमें तो बार बार वर्णन, तो जैसे भरत क्षेत्र की जब बात होती है तो अयोध्या उज्जैनी नगरी, मतलब यही सब चर्चाएं होती है, तो इन्हीं की बात होती है मतलब। हाँ जी। फिर वो दक्षिण की तरफ गए तो ज्यादा लंका की बात हो जाती है, अगर हम पद्म पुराण जी की बात करें। नहीं, वो लंका नहीं है। अच्छा। दो प्रकार की लंका है, कहीं पाताल लंका अलग है। रावण की लंका का तो रावण जो रहता था वो विजयालय पर्वत पर रहता था, क्योंकि वो विद्याधर था। ठीक है, दो प्रकार की, एक पाताल लंका है जो लवण समुद्र के अंदर है। ठीक है, तो वो लवण समुद्र के अंदर है। वो जो वर्णन आता है पद्म पुराण में, वो ये श्रीलंका से कोई लेना देना नहीं उसका। ये म्लेच्छ खंड में कौन सा आता है? लेकिन बाकी नहीं आते ना वर्णन, जब भी होते हैं जैसे भरत विजय के लिए गए चक्रवर्ती पे, तो वो वर्णन मतलब उस तरह से आता नहीं है। मतलब अगर हम देखिए, सब नगरों के वर्णन थे, पुष्करवर या पुष्कराध या कोई ऐसे नाम बहुत सारे थे। अब पहले तो, अब ये जो पृथ्वी जो विस्तार किया जा रहा है, ये गोल पृथ्वी तो अपने यहाँ है नहीं। पहली चीज, अपने यहाँ इन समुद्रों का जो विवेचन है ये भी नहीं मिलता है। अब वो जो कहते हैं, जो साइंस कहता है कि पहले ये पूरी पृथ्वी जुड़ी हुई थी, फिर इनका विभाजन हुआ तो पानी बाहर आया, फिर वो इस प्रकार से वो अब जुड़ने जा रही हैं। अब वो कहते हैं वो टकराते हैं तो उससे पर्वत बने। वो अनेक प्रकार की उनकी जो संरचनाएं हैं। अब क्या है, आज का जैन भूगोल और विज्ञान दोनों मैच नहीं कर पाते हैं। अपन भी नहीं कह सकते कि पृथ्वी गोल कैसे है। अगर साइंस कह रहा है और इतनी सारी बातें कह रहा है, अपने यहां तो पृथ्वी तो समतल है। ठीक है, और समतल की बात अन्य मतावलंबियों में भी कही, शायद मोमडन्स लोग भी पृथ्वी को समतल मानते हैं। उनके यहाँ जो कुरान आदि में लिखा गया है वो कहते हैं पृथ्वी समतल होती है, वो गोल नहीं है। ठीक है, तो अनेक जगह पर पृथ्वी का जो समर्थन है वो आधे रूप में किया गया है, कुछ वैज्ञानिकों ने भी किया है, लेकिन कुछ लोग गोल मानते हैं। तो वो किस कारण से है? क्योंकि ये अपना अभी विषय नहीं है और इतने ग्रंथ अपने जल गए हैं जिनके कारण स्पष्टीकरण कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो हो सकता है क्योंकि जैसे कहते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है वो पोदनपुर था, पोदनपुर का राज्य था जहां बाहुबली भगवान को, तो वो स्थान तो थे ही पहले भी। ठीक है, विस्तार बहुत बड़ा था। अयोध्या इतनी छोटी नहीं थी, अयोध्या का विस्तार बहुत बड़ा होगा जी। जितना उत्तर प्रदेश हो उतना हो सकता है अयोध्या का राज्य ही हुआ अकेले। ठीक है, ऐसा जो है उसका विस्तार अलग अलग मिल सकता है। तो वो पुराने जो नाम है उनका स्पष्टीकरण बहुत रूप से हो नहीं पाता है। फिर भी कुछ आरिका संघों ने, ज्ञानमती माता जी जैसे हैं, उनने कुछ किया है, विस्तार कुछ समझाने का प्रयास किया है, और भी साधु संतों ने काम किया है इस पर। तो अपन चर्चा करेंगे एक एक विषय को इस पर चित्र के माध्यम से। अब वो क्या, हमसे ग्राफिक्स वगैरह आती नहीं इसमें, तो मेरे से बनेगा नहीं ठीक से। भैया जी हस्तिनापुर जाते हैं तो वहां पे पूरा जम्बूद्वीप बना हुआ है ना? हाँ जी, हस्तिनापुर जाते हैं ना, हस्तिनापुर। हाँ हाँ, बहुत सारे स्थानों पर बने, जम्बूद्वीप बने, अढ़ाई हाँ, द्वीप। तो उसमें पूरा नदियां वगैरह पूरा समझाया हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन अपन को मालूम नहीं, तो वो तो नदियां देख करके वो सब घूम करके आ जाते, उनको क्या पता क्या जम्बूद्वीप। नहीं, जैसे पढ़ाई करी हुई होती है तो फिर दिमाग में आ जाता है उस वो तो आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे। ये भैया जी, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान और वो पुराना नहीं है, पर ये है ना, ये नाम तो अब नए चेंज हुए हैं ना। जैसे अगर हम पढ़े पुरानी हिस्ट्री में, सिंधु, ये आर्य क्षेत्र कहलाते थे सारा, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये सारा पूरा आर्यावर्त पूरा, और ये इस पे तो हिस्ट्री की किताबें हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये सारा जो ये सब जो सिंधु नदी के आसपास बचा हुआ था, सारा वो सिंधु घाटी की सभ्यता में, मतलब डिफरेंट नाम से था। हाँ हाँ, तो था, वो तो सारे थे। देखो, हाँ, ये तो मिलती हैं, ऐसा नहीं। आर्यावर्त नाम से पूरा भारत, हाँ, चक्रवर्ती अशोक सम्राट के समय पूरा भारत बहुत बड़ा था।
उन्होंने पूरे भारत को जोड़ा था आर्यावर्त के नाम से। पूरा भारत बहुत बड़ा विस्तार में था सम्राट अशोक के समय। तो वो उस समय था, फिर धीरे धीरे नाम भी बदले, विस्तार भी हुआ, परिवर्तन भी हुआ और फिर चेंजेस भी आया। अब ये जो कुछ परिवर्तन है, जो गोल है पृथ्वी, ये अपन समझा नहीं सकते क्योंकि ये विषय अपने विषय से बाहर है, क्योंकि ना अपन ने साइंस पढ़ी है। अब तत्वाल सूत्र पढ़ करके यदि साइंस पढ़ते तो कुछ टैली करते कि क्या है अंतर दोनों में। ठीक है, चलिए आज इतना ही। जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिवशौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। नवारण मुखार मंत्र।